तो हम बात कर रहे थे सैलरी ब्रेकअप और सीटीसी ब्रेकअप की। बेसिकली ये जो भी हम अपना एम्प्लॉय हायर करेंगे उसको उसके कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स का एक कंप्लीट डिटेल्ड ब्रेकअप वाला एनेक्सर हम उसे देते हैं शुरुआत में, जिससे कि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे कि उसे हाथ में कितना पैसा मिलेगा, किस किस बेनिफिट में कितना कितना पैसा जाएगा। तो वो सारी जानकारी, सारा डिटेल्ड ब्रेकअप उस एनेक्सर में होता है। अगर वो मान लीजिए आपके उस ब्रेकअप में दिए गए बेनिफिट से उसे लगता है कि शायद वो उसे ज्यादा चाहिए, कम है, तो वो उसी वक्त आपसे बात कर लेगा, ना कि जब उसके पास अमाउंट रिसीव होगा वो उस वक्त डिसअपॉइंट होगा या आपसे बात करेगा एंड। चलिए अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं। वो होगा हमारा पेरोल प्रोसेसिंग, यानी कि हम अपने जो भी हमारे स्टाफ हैं, कैंडिडेट हैं, मंथली उनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड करेंगे, उनकी सैलरी प्रोसेस करेंगे। तो जो सैलरी प्रोसेस करना है हम उसे टेक्निकली पेरोल प्रोसेसिंग कॉल करते हैं। तो हम इस टॉपिक में सीखेंगे कि आखिर हम किस तो हम सीखेंगे इस टॉपिक में कि हम अपनी सैलरी किस तरह से प्रोसेस करेंगे, क्या कुछ उसको प्रोसेस करने के रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ओके, उसके बाद हमारा इसी फेज में आ जाता है एमआईएस एंड रिपोर्ट्स, यानी कि हम अपनी पूरी ट्रेनिंग के दौरान वो सभी एक्सेल रिपोर्ट्स बनाना सीखेंगे। वो सारा का सारा डेटाबेस एंड जो भी शीट्स है वो सभी बनाना सीखेंगे जो हमारे प्रोफेशन में यूज होंगे। तो कहीं ना कहीं मैं अगर वाइंड अप करूं, हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑन एचआर जनरलिस्ट को 2 फेजेस में पढ़कर चलेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया फेज 1 होगा हमारा स्टैट्यूटरी कंप्लायंस और फेज 2 होगा कोर एचआर। जनरली हम अपना पढ़ाई या अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम फेज 1 के साथ शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए आपकी कंपनी में एक ओपनिंग हुई, आपने कैंडिडेट को रिक्रूट किया, सिलेक्शन कंप्लीट। जैसे ही आप उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होंगे तो सिंपल है, आप उसे ऑफर लेटर देंगे, उसमें उसका वो सैलरी ब्रेकअप वाला एनेक्सर देंगे। तो पॉइंट आता है कि हम उस वक्त पर इस बात को लेकर के थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट होंगे कि वो सैलरी ब्रेकअप होता कैसे है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले अपने कंप्लायंस फेज को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कोर एचआर की तरफ चलते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ऐसा नहीं है, अगर आपने कोर एचआर पहले पढ़ लिया तो समझ नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन जो मेरा अपना पैटर्न है, हम सिस्टमेटिक वे में पहले लेबर कंप्लायंस, टैक्स कंप्लायंस, सैलरी ब्रेकअप, पेरोल प्रोसेसिंग यानी कि स्टैट्यूटरी कंप्लायंस फेज को कंप्लीट करते हैं एंड देन आफ्टर हम मूव करते हैं कोर एचआर फेज पर। तो चलिए अब हम अपने स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में अगर किसी एक टॉपिक के साथ अपनी बातों को आगे बढ़ाएं तो वो होगा हमारा टॉपिक पीएफ। तो चलिए हम पीएफ के साथ अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे, आखिर पीएफ क्या है एंड ऑल, उससे रिलेटेड सारी बातें। चलिए अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक पीएफ को लेकर के और उसके बारे में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, पीएफ के लिए जो हमारा लॉ है वो है ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा पूरा का पूरा जो पीएफ वो रेगुलेट किया जाता है। चलिए, तो पीएफ है क्या? पीएफ बेसिकली एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, यानी कि हम अगर इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हमने एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब है जो लोग
जॉब करते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में। तो सरकार ने ये लॉ बनाया और इसके जरिए उन सभी लोगों का जो जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक अमाउंट एज अ इन्वेस्टमेंट उनकी सैलरी से डिडक्ट कराया और कहीं जमा कराया। अब मैं बोल रहा हूँ कहीं का मतलब यहाँ पर पीएफ डिपार्टमेंट के पास ही जमा कराया जाता है। देखिए उससे बेनिफिट ये है कि वो जो एम्प्लॉय है, आप भी जानते हैं कि हम जो आजकल वर्क कर रहे होते हैं, अगर एक लोअर लोअर मिडिल क्लास की बात की जाती है तो अर्निंग्स इतनी ही हो पाती है कि उसमें सर्वाइवल ही हो पाता है। अगर हम सेविंग की बात करें तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है हमारे लिए। तो बस कहीं ना कहीं इसी चीज को ध्यान में रख करके कि एक तरीका निकालते हैं, क्यों ना जो भी हम आपका सेव करवाना चाहते हैं उसे आपकी सैलरी जब आपको दी जा रही है उससे पहले ही डिडक्ट करके आपके नाम से क्यों ना इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो उससे ये होगा कि जो आपके हाथ में आएगा वो आफ्टर सेविंग है, आफ्टर इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप उस सबको खर्च भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आपके नाम से सेव हो ही रहा है। तो देखिए इस पीएफ लॉ में टोटल 3 स्कीम है। पहली स्कीम का नाम है ईपीएफ, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। दूसरी स्कीम का नाम है ईपीएस, जिसको बोलते हैं हम एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। और तीसरी स्कीम का नाम है ईडीएलआई, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। अब देखिए इन 3 स्कीम जो बनाई गई इनके क्या कुछ बेनिफिट होंगे। पहली स्कीम ईपीएफ से एम्प्लॉय को फायदा ये होता है कि जो भी पैसा उसका इन्वेस्ट हो रहा है, जब भी वो उसे विड्रॉ करेगा, कुछ कंडीशंस हैं कब निकाल सकता है, कैसे निकाल सकता है, वो सारी बातें हम डिटेल में अपने टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। बस मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जब भी वो उस पैसे को विड्रॉ करेगा तो वो पैसा उसे लम सम मतलब इकट्ठा एक्यूमुलेटेड उसको मिल जाएगा, जिससे कि वो अपने कोई भी किसी भी तरह के काम, जैसे मानो उसको कोई अपना घर बनाना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी या और भी किसी तरह के अपने बड़े खर्चे के लिए वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पर अब देखिए जो उसका इन्वेस्टमेंट था इकट्ठा उसे मिला भी, और आप जानते हैं कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट फेजेस आते हैं जहां हमें बड़े पैसों की जरूरत पड़ती है और वो खर्च हो गया। तो पॉइंट आता है कि जब आप ओल्ड एज में होंगे, जब आप किसी भी तरह से अर्निंग मेंबर नहीं होंगे, आप रिटायर हो चुके होंगे, तो फिर आप अपना सर्वाइवल कैसे करेंगे। जरूरी नहीं है कि बच्चे आपका साथ दें, तो इसी में एक और स्कीम का प्रोविजन रखा गया और वो है ईपीएस, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, जिसमें यह है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था उसमें से एक पार्ट आपके नाम से एक पेंशन स्कीम में भी इन्वेस्ट किया जाता रहेगा। और कुछ कंडीशंस हैं, अगर आपने वो फुलफिल की तो आप रिटायरिंग एज के बाद यानी 58 साल के बाद मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे और आपको हर महीने एक अमाउंट मिला करेगा, जिससे कि आप किसी पर डिपेंड भी नहीं रहेंगे और आपके रेगुलर सर्वाइवल खर्चों के लिए वो पैसा आपको मिलता रहेगा। जैसे कि मैंने कहा कि अगर कुछ शर्तें पूरी की तो आपको मंथली पेंशन मिलेगी। वो है कि अगर आप जो जॉब कर रहे हैं, जो आपके कंट्रीब्यूशन जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो जा रहा है, अगर वो 10 साल या उससे अधिक समय के लिए गया है तो मंथली पेंशन में आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने 10 साल से कम का समय, मानो 1 साल 2 साल जॉब की और आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, देन फिर क्या वो पैसा आपको मिलेगा? हाँ मिलेगा, लेकिन वो मंथली पेंशन में नहीं मिलेगा 58 साल के बाद। वो जब भी आप उसे विड्रॉ करेंगे, कंडीशन है उसकी मैं आगे बताऊंगा, वो आपको लमसम यानी इकट्ठा ही मिल जाएगा। थर्ड स्कीम ईडीएलआई। देखिए अगर हम बात करें तो ईपीएफ और ईपीएस के जरिए हमने कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को सिक्योर किया कि अगर कभी जरूरत पड़ेगी इकट्ठे पैसे की तो जो पीएफ का पैसा है वो लमसम मिलता ही है। पोस्ट रिटायरमेंट जब हमारी अर्निंग बंद हो जाएगी तो हमें रेगुलर अर्निंग चाहिए, उसके लिए हमारी पेंशन स्कीम हो गई। लेकिन अब एक और पॉइंट, वो ये, मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली अगर उस पर्सन की डेथ हो गई, तो सोचिए जो उसके डिपेंडेंट्स हैं वो कैसे अपने लाइफ को आगे बढ़ा पाएंगे, उनका सर्वाइवल कैसे होगा, उनकी फाइनेंशियल नीड्स कैसे पूरी होगी। क्या जो पैसा उसका 1-2 साल जॉब करने से पीएफ में पेंशन में इकट्ठा हुआ, क्या वो इतना इनफ होगा जिससे कि उसके उन डिपेंडेंट्स फैमिली मेंबर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट जो चाहिए वो मिल जाएगी?
कहना बड़ा मुश्किल है। तो देखिए इसीलिए जो थर्ड स्कीम है EDLI, इसमें जो एम्प्लॉई होगा यानी कि जो पर्सन होगा उसका एक इंश्योरेंस कराया जाता है जिसको EDLI कहा जाता है। और वो इंश्योरेंस कि अगर अनफॉर्चुनेटली कभी उस पर्सन की डेथ हो जाती है, इसमें एक और पॉइंट कवर होता है परमानेंट डिसेबल, मतलब कि किसी भी एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली उसके हाथ पैर खराब हो गए और वो काम नहीं कर सकता। परमानेंट डिसेबलमेंट होगा कब, इसके लिए डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट बताता है कि हाँ जी उसे परमानेंट डिसेबल कैटेगरी में रखा जाएगा या नहीं। तो देखिए अगर डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो इस स्कीम के अंदर उसको या उसके परिवार वालों को एक लमसम अमाउंट जो कि अप टू 6 लाख रुपीस जो पीएफ और पेंशन में पैसा इकट्ठा हो उसके अलावा इकट्ठा मिलता है। तो कहीं ना कहीं इससे उसके फैमिली मेंबर्स, उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाती है। तो जो हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक में टोटल 3 स्कीम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई। अब ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, पूरा सिस्टम चलता कैसे है, उसको समझते हैं। तो देखिए सर सिस्टम ये बनाया गया कि जो कंपनी है यानी कि जो एम्प्लॉयर है जब अपने एम्प्लॉय को सैलरी देंगी तो उसकी जो भी सैलरी होगी, लेट सपोज 15,000, उसमें से एक अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाएगा और बैलेंस जो बचा वो उसको दे दिया जाएगा। अभी यहाँ पर मैं किसी भी तरह के परसेंटेज या अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ रहा है। तो मान लीजिए कि 15,000 उसकी सैलरी थी, 1,500 रुपए उसके डिडक्ट हुए, 13,500 उसको मिल गए। तो ये जो 1,500 रुपए उसकी सैलरी में से डिडक्ट हुए, बेसिकली ये एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उसने कमाया तो पूरा 15,000 है ना, और मिला कितना उसको 13,500। दैट मीन उसके 1,500 कहाँ गए, उसने अपने 1,500 अपने नाम से इन्वेस्ट कर दिए। तो हम इसीलिए उसको बोलते हैं वो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है। पीएफ रूल्स के मुताबिक कंपनी को भी जितना एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन दिया है उतना ही कंपनी को भी कंट्रीब्यूशन देना होता है, जिसको हम बोलेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। और जो भी दोनों का अमाउंट होगा, 1,500 कंपनी की तरफ से, 1,500 एम्प्लॉय की तरफ से, टोटल 3,000, हम उसको पीएफ कंट्रीब्यूशन और जमा करा देंगे पीएफ डिपार्टमेंट के। इस पीएफ डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेट करती है, संभालते हैं। पॉइंट आता है कि ये जो कंपनी है जो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने पर उसकी सैलरी से पीएफ काटेंगे और जो अपना शेयर है उसे मिलाएंगे और जमा कराएंगे। ये कब तक करना होता है, तो देखिए इसके लिए जो ड्यू डेट होगी वो होती है अगले महीने की 15 तारीख या उससे पहले। आप ऐसे समझिए, अभी की अगर हम बात करते हैं तो अभी हमारा मंथ है जो चल रहा है, दैट इज February 2021। तो जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है वो है जनवरी 2021। मतलब कि हम जनवरी 2021 के लिए कब तक अपने कॉन्ट्रीब्यूशन जमा करा सकते हैं, हमारे पास कब तक का समय है, तो हमारे पास समय है 15 February 2020। यानी कि हमें हर अगले महीने की 15 तारीख या उससे पहले एज बीइंग अ कंपनी वो कॉन्ट्रीब्यूशन जमा कराने हैं जो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट किए हैं फॉर पीएफ और हमने कंट्रीब्यूट किए हैं। अगर हम देरी करते हैं तो हमें इंटरेस्ट लगेगी जो हमें उस टोटल अमाउंट पर जमा करानी पड़ेगी। तो ये हमारा सिस्टम चलता है कि कैसे पीएफ कौन काटता है, कौन जमा कराता है, कहाँ जमा कराता है, ये एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। तो चलिए हम इसके आगे की बातें अपने अगले फेज में आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। वैसे हमने आज का जो इंट्रोडक्टरी सेशन है ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ बेसिक हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड हमने बातें की कि हम क्या क्या सीख रहे हैं, और एक टॉपिक बस हमने शुरू ही किया है। आगे इस पर और डिटेल में और बहुत अच्छे से बात करेंगे। हमारी जो ट्रेनिंग है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इसका फोकस ही यही है कि जो भी टॉपिक्स, जो भी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे उन पर हम प्रैक्टिकली बात करके चलेंगे। तो चलिए, अगर कोई भी किसी का आपका डाउट है तो आप हमें मेल के जरिए बता सकते हैं। जो आपका लाइव सेशन होगा उस वक्त पूछ सकते हैं, आपके सभी तरह के क्वेरीज का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।